26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने नए संविधान को स्वीकृति दी थी। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। आज भारत के 43वें कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब युवा नेता हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में युवा चेहरा हैं, वो कानून मंत्री हैं, हमारे साथ हैं। 26 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर एक बड़ी गंभीर बात कही। प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस के दिन कहा कि दो संतानें उत्पन्न हुई उसी कानून से, सरकार और न्यायपालिका दोनों जुड़वा संतानें हैं। प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते थे? बहुत ही साफ है और प्रधानमंत्री जी ने इसको इनफैक्ट बहुत एलाबोरेट तरीके से बात को कही थी कि हम एक स्टेट है और स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को हेड करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो जब एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट का जो हेड कॉन्स्टिट्यूशन डे में अपने जो काउंटर पार्ट जुडिशरी को जब कुछ बोलते हैं तो उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोई दूसरे ग्रुप के दूसरे साइड से और अलग, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपस में बात करने लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने जुड़वा जो शब्द यूज़ किया। आफ्टर ऑल हम लोग सब एक ही स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, तो मिलजुल के काम करना चाहिए और देश हित में। क्योंकि कभी कभी चर्चा ये होती है मीडिया में या बाहर में, आजकल तो सोशल मीडिया में भी चर्चा होते हैं कि जुडिशरी इनक्रोच करते हैं एग्जीक्यूटिव के डोमेन में या लेजिस्लेचर के डोमेन में, या कभी ऐसे लोग कहते हैं कि लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी डोमेन में इनक्रोचमेंट करते हैं। तो इस तरह का बातें सुनाई देती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इशारों ही इशारों में और बहुत बहुत शालीनता से, प्यार से न्यायपालिका को मर्यादा में रहने की बात कर रहे थे? नहीं, कि सभी मर्यादा में रहे। इस तरीके से इंटरप्रेट मत कीजिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, जब इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से करते हैं तो फिर उसका जो असली मतलब है वो बदल जाती है। मैंने भी कहा, मैं जब चीफ जस्टिस से पहले बार मुलाकात हुआ और जजेस से मिला तब भी मैंने इसी बात को कहा, और प्रधानमंत्री जी ने कॉन्स्टिट्यूशन डे में जो मैसेज दिया वो भी यही बात है कि हम मिल के काम करेंगे देश के लिए। यहाँ कोई टेरिटरी डोमेन का फाइट नहीं है। ये विषय एक दूसरे के प्रतिद्वंदी की तरफ से देखने का नहीं है। विषय है एक दूसरे के साथ मिलकर के देश के लिए कैसे हम योगदान दे सकते हैं, ये विषय है। अभी आप कानून मंत्री हैं देश के कानून मंत्री के तौर पर आपके सामने इस समय सबसे बड़ी क्या चुनौतियां हैं? देखिए, चुनौतियां का कोई आप एक जगह आप बोल नहीं सकते हैं और एक तरीके से देख नहीं सकते हैं। सबका नज़रिया अलग अलग है। मेरे दृष्टि से इस वक्त जो लगभग 4 करोड़ 30 लाख के आसपास हो गए हैं जो पेंडिंग केसेस है देश में, वो मेरे लिए एक बहुत चुनौती है। और मैंने पहले दिन इस बात को बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही स्पष्ट रूप से मैंने कहा, जस्टिस टू द पीपल एंड जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म, ये दोनों को सोचिए। हमारा मकसद है जस्टिस देना। जस्टिस कैसे देंगे? जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है उसको चुरुस्त दुरुस्त कैसे करना, और आम आदमी और न्याय के बीच में फासला बिल्कुल कम होना चाहिए। अगर भारत का कोई भी एक साधारण इंसान न्याय के लिए, इंसाफ के लिए अगर तड़पता है, इंसाफ के लिए ठोकरें खाना पड़ता है, अगर इंसाफ के लिए रुपया पैसा खर्चा करके भी अगर समय पे इंसाफ नहीं मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि ये जुडिशरी अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन जुडिशरी को मजबूत करना, उनके कामकाज को और भी तेज गति से कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमारा भी जिम्मेदारी है सरकार के, ये हम करेंगे। और उस दिशा में आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं? समस्याएं बहुत हैं, जैसा आपने कहा करीब 4 करोड़ 30 लाख मामले अभी भी लंबित है अलग अलग अदालतों में। अदालतों की स्थिति, बिजली हो, पानी हो, व्यवस्था हो,
कंप्यूटराइजेशन हो, इंटरनेट अवेलेबिलिटी हो, इन सब समस्याओं से आप कैसे निपट रहे हैं? देखिए, जब पेंडिंग ऑफ केसेस बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी है, वहाँ 90% से ज़्यादा पेंडिंग नीचे है। अभी जो हमने हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स पारित किया, 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रूवल दिए हैं। हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि इसका यूटिलाइजेशन क्वालिटी, क्वांटिटी ऑन टाइम कैसे हो, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे जो नीचे का लेवल का, जो लोअर लेवल का कोर्ट है, वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। मैंने खुद देख चुका है। टॉयलेट तक नहीं है कई जगह में कंप्यूटर रूम नहीं है, डिजिटल रूम नहीं है, कोर्ट रूम भी बहुत टूटा फूटा है। कई जजेस रेंट हाउस में बैठते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर जज रेंट हाउस में बैठना पड़ रहा है, या जो कोर्ट रूम है अगर वो रेंट हाउस में है, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा जो शुरुआत किया है कि 9,000 करोड़ जो अभी हमने पारित किया कैबिनेट से, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी ये है कि लोअर जुडिशरी को सबसे पहले हम मजबूत करना है। और इसमें लेडीज टॉयलेट अलग से बनना चाहिए, जेंट्स का टॉयलेट, लॉयर्स हॉल, इस तरह के। और जो आपका कोर्ट रूम है उसमें भी तो मॉडर्न एम्यूनिटीज़, क्योंकि आजकल हाइब्रिड मोड में कोर्ट चलते हैं। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजुलेशन का मामला बहुत पकड़ गया है। साथ साथ में आप जब हम लोग कहते हैं कि इसको ऑनलाइन हियरिंग करेंगे, वर्चुअल हियरिंग करेंगे, तो उसके लिए पर्याप्त आपका सामग्री होना चाहिए। तो उसके लिए, और साथ साथ इतना बड़ा देश में नेटवर्क कैसे हो, टेलीकम्युनिकेशन का व्यवस्था क्या है, ये सारा एक सामान हम लोग कंपोजिट वे में सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी हमने काफ़ी चीज़ शुरू कर दिया है, और आने वाला 2 साल 2.5 साल के अंदर में आपको फर्क नजर आएगा। यानी 2024 के चुनावों से पहले आपको लग रहा है कि इसमें काफी फर्क पड़ेगा? नहीं, इसको चुनाव के दृष्टि से मत देखिए ना। मैं अपना इस देश का न्याय मंत्री होने के नाते, एक कानून मंत्री होने के नाते, जो प्राइमरी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसी को बोल रहा हूँ। ठीक, हम लोग ग्रीवेंस रिड्रेसल पर आप बात कर रहे थे, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक मुद्दे पर आना चाहता हूँ। एक और बात जो प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम, साथ मिलकर चले। क्या ये एक संकेत और संदेश है हमारे देश की हायर जुडिशरी को या जुडिशरी को? क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी कुछ इसी तरह की बात भी की, जस्टिस रमन्ना ने। क्या देश को आगे बढ़ाने में जुडिशरी की किस तरह से भूमिका प्रधानमंत्री देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कानून मंत्री के तौर पर? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जुडिशरी, किसी भी डेमोक्रेसी में जुडिशरी तो उसका अहम हिस्सा होता है। और विदाउट रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम डेमोक्रेसी नहीं चल सकते हैं। तो जुडिशरी जो देश का ग्रोथ में उनका रोल जो है, वो तो इंटीग्रेटेड पार्ट है। इसलिए कई जगह हमने कहा कि हम कुछ चीज़, हम बहुत ही साफ तरीके से हम जुडिशरी को भी अपील करते हैं। और मैंने कहा है, नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो नालसा का इवेंट में होते हैं या कई इवेंट होते हैं, मैंने बहुत ही सटीक तरीके से इस बात को हमने अपील किया है कि जुडिशरी का काम पे हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जुडिशरी की वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रुकावट ना हो, या जब जजेस जजमेंट देते हैं तो उसमें सही गलत का निर्णय करना जुडिशरी का काम है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से द ग्रोथ ऑफ द नेशन में नुकसान ना हो, और जुडिशरी का उसमें प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए, और जुडिशरी का रोल से सही तरीके से और तेजी से आगे काम चले, तो ये तो देश का हित में है। तो ये एक सामान्य बात को मैंने कहा है, और यही होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात है या बहुत बड़ी बात है कि जुडिशरी की वजह से या कुछ जजमेंट्स की वजह से प्रगति का काम, विकास का काम न रुके। प्रधानमंत्री ने भी इस ओर संकेत किया था। उन्होंने ये कहा था कि उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म चला गया है, लेकिन वो कॉलोनियल थॉट अभी भी है।
उससे हमारे देश की प्रगति का काम कैसे रुक रहा है, जो सरकार के लिए चिंता की बात है? नहीं, हम ये नहीं मानते कि जुडिशरी की वजह से देश को नुकसान हो रहा है। ये तो बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए और ये सही बात नहीं है। हम ये अपील कर रहे हैं कि देश का जो ग्रोथ में और तेजी लाने के लिए जुडिशरी का प्रोएक्टिव रोल क्या हो सकते हैं, यही काम। जैसे कि जस्टिस नहीं देंगे, यानी कि अगर एक केस 10-10 साल चल रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक बात है कि ये ठीक बात नहीं है। अगर कोई कंपनी का कोई डिस्प्यूट या कोई पार्टी का कोई बिजनेस का कोई इशू है, ट्रेड एंड कॉमर्स का इशू है, अगर वो लंबित है लंबी तो ये तो किसी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए तो हमने ये कहा कि जुडिशरी का रोल को हम क्रिटिसाइज या इवेलुएट करके नहीं बोल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जुडिशरी की वजह से देश का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर द हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन क्या किसी कानून के अदालतों में कुछ एक्टिविस्ट या कुछ लोग पहुंचे जिसको कॉलोनियल माइंडसेट अगर कहे, या पर्यावरण की भी अगर बात करें तो पर्यावरण हमारे देश में बहुत आवश्यक है, हम सब जानते हैं, लेकिन पर्यावरण को एक तरह से यूज करके डेवलपमेंट को रोका जा रहा है। क्या सरकार ऐसा मानती है और क्या इसकी वजह से सरकार चिंतित है? नहीं, ये चीज़ तो मुझे लगता है कि कहने का आवश्यकता ही नहीं है। अगर एक डैम बनाने में भारत में 40 साल लगता है और चाइना में एक डैम को बनाने में अगर 4 साल लगता है, तो ये तो चिंता करने का विषय है ना। ये मेरा विषय, हमारा पार्टी सरकार का विषय नहीं ना, ये तो देश का विषय है। तो अगर इन्वायरमेंट के नाम में अगर हम डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है उसमें हम ऑब्स्टेकल डाल रहे हैं, तो ये तो सबको चिंता करना चाहिए। तो देश का इन्वायरमेंटल स्थिति, क्लाइमेट चेंज से लेकर के हर एक व्यवस्था को सरकार तो चिंता करना ही है। अब प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा कमिटमेंट COP26 में जो कमिटमेंट देके आया, अब दुनिया पूरा तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो दुनिया के लिए है, ये सब मानते हैं। लेकिन देश में सरकार ने अपना एक तय किया हुआ है कि हम इन्वायरमेंटल जो इश्यूज है उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। उसी प्रकार से ह्यूमन राइट्स होते हैं, हमारा जो बाकी चीज़ें होता है, जो बेसिक प्रोटेक्शन दिया हुआ है संविधान में, उसका संरक्षण करना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप फंडामेंटल ड्यूटी को बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ फंडामेंटल राइट को ही मंत्र की तरह आप उसको कहते रहेंगे हर समय, तो नहीं चलता है ना। बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट एब्सोल्यूट, वो तो सब जानते हैं ना। मेरा फंडामेंटल ड्यूटी तब तक सही है जब तक मैं आपका फंडामेंटल राइट को नहीं छू रहा हूँ। एंड मेरे लिए तो फंडामेंटल ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज आई बिलीव फंडामेंटल राइट इज फॉर सेल्फ, फॉर इंडिविजुअल्स, फंडामेंटल ड्यूटी इज फॉर द नेशन। ये याद रखना चाहिए। तो इस यात्रा में सरकार की न्यायपालिका से क्या अपेक्षा है? मतलब अगर कोई चीज नेशनल इंटरेस्ट में है, और मैं स्पेसिफिक केसेस में नहीं जाऊंगा, आप देश के कानून मंत्री हैं, लेकिन अगर बॉर्डर रोड्स हैं, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि आपको सड़कें बनानी है, क्योंकि आपके बॉर्डर्स पे क्या है आपसे ज्यादा कौन जानता है। आप अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, आप कानून मंत्री हैं देश के, और आप गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सीमा सुरक्षा संगठन का काम चलना है तो उसमें क्या होना चाहिए? कई जगह में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार, एक दो समय नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जब कोर्ट किसी प्रोजेक्ट को लेकर के जब हियरिंग करते हैं और उसको जजमेंट देते हैं, तो ये इंश्योर करना चाहिए कि काम ना रुके। और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके जो आपने जैसे कहा कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ इन्वायरमेंट का इशू हो सकते हैं, वहाँ लैंड का और कम्युनिटी इशू होते हैं। तो उसमें हम लोग ये अपील करते हैं कि नेशनल इम्पोर्टेंस कोई भी प्रोजेक्ट है उसको और अच्छी तरह से हम लोग कोर्ट को कन्विंस करना चाहिए, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट के विवाद के कारण से प्रोजेक्ट रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग तो अपना अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और जो हमारे जितने भी सीनियर लॉयर्स होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल्स होते हैं, उनके माध्यम से हम अपना बात तो रखते ही हैं। बट कुछ ऐसा सामूहिक मौका होता है जहां हम
डायरेक्टली मिनिस्टर के रूप में भी हम कहते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में जाते हैं तो वो जो मुझे कहना है, मैं अपना लॉयर का थ्रू सरकार का बातों को कोर्ट में रखता हूं। सरकार का इस पर क्या मत है? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो इस तरह से, मतलब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्या उसमें, क्योंकि कई बार यह भी कहा जा रहा है और अब तो इंक्रीजिंगली यह कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतें भारत के प्रजातंत्र को भारत के ही विरुद्ध इसका इस्तेमाल कर रही हैं, क्या यह सरकार का भी मत है कि कुछ विदेशी ताकतें हो, कुछ विदेशी एनजीओ हो, वो हमारे डेवलपमेंट स्टोरी को स्टॉल करने के लिए या बॉर्डर सिक्योरिटी को स्टॉल करने के ये लिए? विषय तो सरकार का मत का विषय ही नहीं है। ये तो सबको मालूम है कि हमारा देश को कमज़ोर करने के लिए कई ताकत बाहर से भी लगते हैं और हमारा देश में भी कुछ लोग काम करते हैं। तो ये तो सरकार का व्यू नहीं ना, ये तो है। जब कांग्रेस सरकार में थे तो भी लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म के साथ में जितना भी जो कार्रवाई होते थे, हम जानते हैं। जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे या शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट जो लेफ्ट मूवमेंट के खिलाफ में, माओवादियों के खिलाफ में, या जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अंडरग्राउंड एलिमेंट्स के खिलाफ जो उसमें कहा है, वो तो सबको मालूम है। इसलिए ये हमारे सरकार का विषय नहीं है। देश में कुछ ताकतें जो देश विरुद्ध काम करते हैं, तो इसको तो पूरा समाज उसके खिलाफ तो उठ खड़ा करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार से ज्यादा ये समाज का प्रश्न है कि समाज को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं। एक राजद्रोह के मामले, सिडिशन के मामले जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी खासा आहत है। सिविल सोसाइटी ये कहती है कि आप मतलब कानून मंत्री नहीं, जो सिस्टम है वो डिसेंट को बंद करने के लिए राजद्रोह के मामले लगा देता है। इस देश में जो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से जो नारा लगा रहे हैं, या जो ये आरोप लगाते हैं कि डिसेंट जो भी लोग करते हैं उसको हम दबा रहे हैं, या अपोजिट वॉइस को नहीं सुन रहे, वो वही लोग बोल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। देश में वही लोग तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो कहाँ रुकावट है? किसका आवाज़ बंद किया हुआ है? मैं तो सबसे ज़्यादा टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर, मैगजीन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा जो बकवास करते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये ताज्जुब की बात है कि हम ऐसे समाज जो अपेरेंटली इतना क्लियर है उसको भी हम डिबेट का विषय बनाता है। संविधान के प्रति जो आस्था, संविधान को जो इज्जत नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है इस देश में, फिर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि इस तरह से बिना मतलब का हवा में लोग उछाल देते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। वो तो वही लोग जो बोलते हैं जो कैओटिक सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं, जो समाज में अराजकता पैदा करना चाहता है, वही लोग उल्टा ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन क्या जो राजद्रोह के मामले हैं या जो सिडिशन का लॉ है उसे रीलुक किया जा रहा है? देखिए, किसी भी देश में एक कानून, अपना संविधान, उस हिसाब से सब कुछ होता है और चलता है। वो परिस्थिति के हिसाब से अपना अपना कानून बनाते हैं। अब आप किसी देश में सेडिशन लॉ का कोई प्रोविज़न नहीं है, आप उसको लेकर के इंडिया में ठोपेगा कि इंडिया में भी नहीं होना चाहिए। हर देश का अपना पैमाना होते हैं, हर देश का अपना इतिहास, अपना लेगेसी होते हैं, अपना परिस्थिति होते हैं। तो भारत देश इतना बड़ा और इतना प्राचीन देश है, इस देश के साथ किसी और देश का साथ तुलना नहीं करना चाहिए। और चाहे ये पर्यावरण का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो या विदेशी कानून हो, आप कानूनों को के मैं चलिए उस मुद्दे पर एक बार आता हूं, लेकिन उससे पहले ये सिडिशन पर एक प्रश्न और अगर आपकी अनुमति हो। जब आप राज्य मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री, 2016 में आपने ये कहा था कि राजद्रोह के कानून पर पुनर्विचार चल रहा है। अब आज की दृष्टि में आपका क्या मानना है? इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इस तरह का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे याद है वो राज्यसभा में क्वेश्चन आए थे और उस समय हमने कमिटमेंट दिया था पार्लियामेंट को कि
जो सेडिशन का जो प्रोविजन है वो और भी स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा उस समय मानना था। और उस समय हमने इस बात को कही थी और वो सरकार का मानना था, तो मैंने कहा। लेकिन इस पे आज मैं, क्योंकि मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ, तो इस विषय को मैं यहाँ आपका, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो, फिर भी मैं नहीं कह सकता हूँ अभी। कानून मंत्री के तौर पर इस पर आप विदेशी कानूनों को भारत पर न थोपा जाए, या भारत में परंपरागत न्याय जिस तरह से होता था वो लाने की क्या आवश्यकता है? क्या उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि भारत का अपना एक पैमाना होना चाहिए, और क्योंकि ये एक मामूली देश थोड़ी है, इंडिया कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, इतना बड़ा विशाल देश है। अब चाइना अपना स्टैंडर्ड सेट करता है, अपना पॉलिसी एंड अपना थ्योरी वो उस हिसाब से चलते हैं, तो क्या हम उससे कम है क्या? तो हमारा भी तो होना चाहिए। आप छोटे छोटे देश के साथ तुलना करते हैं, परिस्थिति अलग है ना। यूरोप में, खास करके जो वेस्टर्न यूरोप का स्टैंडर्ड को लेकर के आप उस यार्ड स्टिक को इंडिया में डालना चाहते हैं, हो नहीं सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि हमारा परिस्थिति और उनका परिस्थिति अलग है। हमारा लोगों का स्वभाव, उनके लोगों का स्वभाव अलग है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है और उनका रिक्वायरमेंट है, उसमें भी अंतर है। तो आप कैसे एक तराजू में तौल सकते हैं? तो इसमें क्या परिवर्तन करने का सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है कि पंचायत के जरिए मामले कोर्ट में किस तरह से सुलझे, पंचायत सुलझाएं, आगे किस दिशा में जाए, ये क्या सोच है सरकार की? देखो, ओवरऑल मैं इतना कह सकता हूं कि इंडिया एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी चैलेंजेस हैं। उन चैलेंज में से एक ये है कि कई लोगों को, खास करके जो गरीब गांव वाले, नीचे वाले लोगों को न्याय नहीं मिलता है या समय में नहीं मिलता है। उस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में हमने काम अपने हाथों में लिया है। राज्य सरकारों से बातचीत करके, जुडिशरी के साथ तालमेल करके, हर एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में रोल ऑफ जुडिशरी एंड जजेस का कैसे होना चाहिए, वही हमारा चिंता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी से हमारा कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हम अपना स्टैंडर्ड अपना ही सेट करेंगे। और शिक्षा न्याय के बारे में ज्यादा बढ़े, आम जनता को भी, और न्याय की शिक्षा, कानून की जानकारी, इस दिशा में भी आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं तो, ये आपने सवाल अच्छा पूछा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे से 2 दिन पहले हमने ऑनलाइन कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन करवाया। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से नहीं पता है। जैसे आपको मालूम है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते ना कि मुझे कानून मालूम नहीं इसलिए मुझे माफ कर दो। संविधान के जितने भी जो व्यवस्था बनाए हुए हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए ना हर एक नागरिक को। कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, तो हमने एक नालसर के साथ मिलकर के ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, और मैं अपडेट ले रहा हूँ डेली, और मुझे बहुत एनकरेजिंग रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। कई हजारों लोग अभी इस ऑनलाइन कोर्स का लाभ उठा रहे हैं। आप भी, आज तक वाले आप लोग भी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्स लेना है शॉर्टकट 5 दिन 10 दिन, आप भी, हमारे लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो शुरुआत किया, आप भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। कुछ मेरे सहयोगी हैं, वो भी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। उनसे भी हम वो संजय के पास भी आएंगे, अनीशा के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप, जब आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पर बड़े जबरदस्त तरीके से स्पोर्ट्स मैन और वुमेन आपके पास आया करते थे, और आप उनकी हर समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास करते थे ऑन द स्पॉट। क्या इस समय जुडिशरी में भी उस तरह का तालमेल आप बना पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मिनिस्टर होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ ऑफिस में बैठे रहेंगे। लोगों के बीच जाना, लोगों के समस्याओं का हल ढूंढ के निकालना, ये तो हमारी प्राथमिकता है। अभी आप पूछिए, मैं यहाँ डिटेल से अपने आप को क्लेम करके मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, मगर कोई भी जज, कोई भी लॉयर, कोई भी जो बार एसोसिएशन के लोग हैं, या आम आदमी भी मुझसे मिलता है या मिलना चाहते हैं, तो मैं बहुत खुला दिल से मिलता हूँ। मैं कोई
एक कोई बैगेज लेके नहीं आया हूँ। मैं किसी के प्रति कोई एक मेरा एक प्री नोशन कुछ कंसेप्ट मेरा माइंड में नहीं है। मैं बहुत ही ओपन माइंड से, खुले दिल से, खुले दिमाग खुले दिल, इस हिसाब से मैं मिलता हूँ, ताकि लोगों का बात जब सुने तो मैं बहुत ही उसका अनफिल्टर्ड तरीके से मैं सुन सके और उसका समाधान भी बहुत सरल तरीके से मैं ढूंढ सके। यही मेरा प्राथमिकता है। जो मैं बाकी मंत्रालय में जितने मिनिस्ट्री मैंने संभाला है वहाँ भी मैं ऐसे ही काम करते थे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आयुष हो, होम मिनिस्ट्री में, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जहाँ भी रहा है। लेकिन यहाँ में भी ये मेरा तरीका है। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक्सपेक्टेशन क्या होता है किसी मंत्री से, उसको समझना होगा। फिर मेरा काम करने का तरीका, हर एक आदमी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। तो हम जैसे मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर है, कैरेक्टर है, उसी तरीके से मैं काम करता हूँ। मतलब जब आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे तो आपकी हर दिवाली, जहां तक मुझे याद है, सिपाहियों के साथ सीमाओं पर बीतती थी। तो क्या वैसा ही तालमेल आपका जजेस के साथ बन पा रहा है कि जजेस के साथ आप ज्यादा समय बिता पा रहे हैं, या ये एडवाइजेबल नहीं रहता? पहली बात। और एक इसी के साथ साथ वो एक जो मुद्दा 12 जजेस की नियुक्ति का अटक सा गया है, क्या उसमें भी समस्या का समाधान हो रहा है? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा, अभी मैं आपके इस एजेंडा से सीधा उत्तराखंड जा रहा हूँ और हमारा सीनियर जजेस साथ में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कल वहाँ के जो चीफ जस्टिस वगैरह भी रहेंगे। तो मैंने यही मेरे इस प्रिंसिपल को अपनाया कि जस्टिस आप कोर्ट रूम से भी दे सकते हैं और जस्टिस आप ज़मीन पे जा कर के भी दे सकते हैं। अभी हमने क्या किया, जो जैसे कि लीगल एड्स आउटरीच प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं, कल आप देखिए मैं पिथौरागढ़ जा रहा हूँ, कितने हज़ारों को हम न्याय देने वाले हैं। ऑन द स्पॉट वहाँ लोक अदालत होंगे, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स वहाँ खड़े हैं, पैनल लॉयर्स खड़े हैं, साथ साथ गवर्नमेंट का तमाम स्कीम खड़े हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हमारे हजारों जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो लगे हुए हैं। इसलिए इस मामले में जजेस के साथ और हम एक टीम है, इसमें कोई डोमेन अलग अलग ऑर्गन का बात ही नहीं है। और मैं तो उस दिन जम्मू कश्मीर में थे, मैं कश्मीर में 3 दिन थे, और ऑन द स्पॉट मुझे इतना अच्छा लगा, हमारे सामने में डिस्प्यूट्स को लेके आया और साथ साथ समाधान कर दिया। तो ऐसे ही जब आपने कहा वो होम मिनिस्ट्री के ज़माने में 5 इयर्स कॉन्जिक्यूटिवली हमने दिवाली बॉर्डर में मनाया। तो मेरे बच्चे ने पूछा कि आप तो कभी घर में दिवाली नहीं मनाया? तो मेरा सिंपल जवाब है कि मैं उन लोगों के साथ दिवाली मना रहा हूँ जो कभी भी परिवार के साथ दिवाली नहीं मनाते हैं। तो मैं एक मिनिस्टर होकर अगर उसके साथ रहता हूँ, सरहदों में, बॉर्डर एरिया में, जंगलों में, तो ये तो मैं कोई थोड़ी ना किसी को मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, मैं तो देश को सर्विस दे रहा हूँ, वो अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। अनीशा का अच्छा, संजय का एक प्रश्न और फिर अनीशा। मेरा सवाल ये है कि आप खुले दिल के साथ आए हैं और खुले शब्दों में सारी बातें की हैं। पूरा देश उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, और न्यायपालिका भी, कि अभी भी पिछले 1 साल में ये ज़रूर है कि सरकार ने और न्यायपालिका ने मिलकर रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की और बाकी जगह 100 से ज़्यादा जजों की नियुक्ति की। अभी भी 118, जो मुझे लगा था कि जिस समय आपने पेंडिंग केसेस की बात की थी 4.5 करोड़ के करीब, तो मुझे लगा उन चुनौतियों में से एक है कि न्यायपालिका में जितने हाई कोर्ट्स में खाली जजेस के पोस्ट हैं वो जितने हैं उससे लगभग आधे खाली हैं। तो शायद इसमें तेज़ी आएगी, और 118 सिफारिशें अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 118 सिफारिशें लंबित हैं। तो कब तक पूरी होंगी? और जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए जो एसओपी न्यायपालिका और सरकार मिलकर तय करने वाली थी जस्टिस टीएस ठाकुर जी के समय में, तब से अभी तक वो लंबित। ऑलरेडी एक रिकॉर्ड स्तर पर जजेस का अपॉइंटमेंट चल रहे हैं। जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, अभी तो वैसे पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए मैं डिटेल में नहीं कहूँगा। जब मैंने ये आंकड़ा पार्लियामेंट में दिया उससे 2 दिन पहले सारा लिस्ट मेरे पास में आए, जो हाई कोर्ट्स के कॉलेजियम से लिस्ट मेरे पास में आए, और उसी समय मुझे जवाब देना पड़ा कि तो मैं तो वही बताऊंगा ना जो आज आ गए हैं। उसको मेरे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में इतना पेंडिंग है ये कहना सही नहीं है, क्योंकि आना तो मेरे ऑफिस में है, तो इसलिए उस हिसाब से आंकड़े आए हैं। अब मैं उसमें से कितने तो भेज चुके हूँ सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेजियम में भेज चुके हूँ। तो ये तो एक समय का जवाब था, बट उससे मुझे लगा कि आप सिर्फ नहीं, कई लोगों ने, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर था और पार्लियामेंट से लोगों ने उठा करके न्यूज़पेपर में भी छपवा दिया।
अरे इतने जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में पेंडिंग है, वो सही टेक्निकली सही है लेकिन परिस्थिति सही नहीं है। अनीशा। सर मैं थोड़ा सवाल थोड़ी डिफरेंट ट्रैक पे लेके जाना चाहूँगी। जुडिशरी की रिफॉर्म एक तरफ है, जुडिशियल प्रोसेस और लीगल फ्रेटर्निटी का रिफॉर्म दूसरी तरफ है। इसको लेकर आप लोगों ने एक लीगल एजुकेशन के लिए कमेटी भी बिठाई थी कि किस तरह से स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं, किस तरह से लॉयर्स और जजेस की ट्रेनिंग हो रही है, उसमें थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। उसका क्या हो रहा है सर? क्योंकि वो कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, उसमें काफ़ी कुछ काम होने थे, क्या काम हो रहे हैं और कब तक हम कुछ रिफॉर्म्स देख सकते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, नए फील्ड्स खुल रही हैं लॉ की, नए इश्यूज़ उठ रहे हैं, उसका क्या किया जा रहा है सर? आपने अच्छी बात उठाई। कई लॉ स्टूडेंट्स से भी मेरा मुलाकात हुआ और कई वाइस चांसलर्स लॉ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से मेरा मुलाकात हुआ। मैंने सबको यही कहा, हम ऐसा तरीका और ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं देश में जिसमें जो हमारा यंग लॉयर्स उसको किस तरीके से सही जगह में उनको हम एंगेज कर सकते हैं। अच्छा लॉ स्टूडेंट ही अच्छा लॉयर बनेगा, अच्छा लॉ स्टूडेंट ही अच्छा जजेस बनेंगे। अगर आप अच्छा लॉ स्टूडेंट नहीं है तो जज कहाँ से आएंगे? वही लॉ स्टूडेंट ही तो जाके जज बनेंगे। तो इसलिए जो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे अपने भी इंस्टीट्यूशंस है और ख़ास करके जो लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ तालमेल रखना, और साथ में जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म हम लोग जो अभी उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे वो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन हो या जो मीडिएशन बिल पे जो अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को अगर हम बल देंगे तो हमारा जो लॉ स्टूडेंट्स को एक नई तरीके और नई उसका रास्ता खुल रहे हैं। तो जो कन्वेंशनल आपका लीगल प्रैक्टिस है और जो नया जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, तो ये तो हमारा एक रोबस्ट सिस्टम क्रिएट करने में बहुत अच्छा माहौल बना रहा है। तो ये चाहे वो आप जुडिशियल प्रोसेस एक विषय है, लेकिन जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है उसका भी मैं बिल्कुल स्टेक होल्डर से चर्चा कर रहा हूँ, और जहाँ जो भी चीज़ आवश्यकता होगा, वी आर ए वेरी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। तो हम तो किसी भी चीज़ से हम पीछे नहीं हटेंगे, प्रोएक्टिवली हम काम करेंगे। किरण रिजिजू जी, आप हिंदी जगत के इस महामंच पर हमारे साथ जुड़े, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही कि जनता को न्याय जल्द से जल्द मिल पाए, इस यज्ञ में आप सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू। हम तो यही मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबको न्याय मिले।